हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पिछले क्लास में हमने भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सीडीपी की प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। प्रदर्शन लक्ष्य और अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक के लिए लक्ष्य, या अंक के लिए लक्ष्य, या असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, या अधिगम लक्ष्य, या प्रदर्शन लक्ष्य। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को हमेशा अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम लक्ष्य क्या हुआ कि बच्चे को हमेशा अपने पढ़ाई से संबंधित जो लक्ष्य है वो किस चीज़ को वो प्राप्त करना चाहता है, वो उसको उसके लिए हमेशा एक टीचर को बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए बजाय कि प्रदर्शन लक्ष्य के। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, तो किसी भी तरह का दोहराना या स्मरण करना यानी कि रोड लर्निंग को किसी भी तरीके से अच्छा नहीं माना जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, तो उदाहरण देकर या फिर गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को समझाना अधिगम के लिए काफ़ी सार्थक होता है, इसको अच्छा माना जाता है। तो ये ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि बच्चों को एक समस्या दे दिया जाए और उस पर उनको ये कहा जाए कि उस समस्या से संबंधित आप अनेक क्या उत्तर हो सकते हैं उसके बारे में बताइए। तो ये भी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि बच्चों में जो पहले से जो ज्ञान है बच्चे को हमेशा पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नए ज्ञान को देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये सार्थक अधिगम का एक उदाहरण नहीं है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, जो जिससे कि हम बाहरी चीज़ों से के लिए किसी चीज़ के लिए अभिप्रेरित होते हैं। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं क्वेश्चंस के द्वारा, इस चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। ये जो हुआ ये एक आंतरिक अभिप्रेरणा का कारक है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा उसको कहा जाता है जो किसी खुशी के लिए या व्यक्ति अपनी प्रशंसा, अपनी अंदर से जो खुशी होती है उसके लिए करता है। ठीक है, जिसमें कि व्यक्ति क्या है, जो बच्चा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, वो इसमें क्या है कि मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं गृह कार्य करती हूँ, तो वो सीखने के लिए गृह कार्य को कर रही है। इसमें कि बच्चा क्या है कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। तो ये ऑप्शन भी जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है कि गृह कार्य को करने से क्या हो रहा है कि वो अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ पा रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो इसमें बच्चा क्या है कि वो अंक के लिए कार्य को कर रहा है, तो इसमें क्या हो गया कि ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जब बच्चा पुरस्कार के लिए
या अंक प्राप्त करने के लिए या नौकरी प्राप्त करने के लिए वो पढ़ता है, तो उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं कि मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो इसमें भी एक बच्चा जो है वो गृह कार्य इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे होमवर्क करने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये भी हुआ, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो आई होप इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा वो होता है जिसमें हम आंतरिक रूप से किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट होते हैं, जो अपनी खुशी के लिए या सीखने के लिए, ठीक है, या आनंद की प्राप्ति के लिए अगर किसी कार्य को हम करते हैं, तो वो सारा आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाता है। और बाह्य भी प्रेरणा वो होता है जिसमें कि हम किसी कार्य को जब पुरस्कार पाने के लिए या न अंक पाने के लिए हम जब करते हैं तो उसको ही बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण या अन्वेषण एवं परिचर्चा। तो बच्चों में अर्थ निर्माण को जो बढ़ावा देती है वो है ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण और परिचर्चा। बच्चा जब अन्वेषण करता है या जब परिचर्चा करता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चा अर्थ का निर्माण करता है। अन्वेषण से क्या है कि बच्चे किसी चीज़ को और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं और परिचर्चा के माध्यम से भी वो चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो अर्थ निर्माण को ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बढ़ावा देती हैं। सूचनाओं का संचरण, सिर्फ सूचनाओं के संचरण से ही अर्थ निर्माण नहीं होता है, या बच्चों को दंडात्मक साधन, दंड का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत है, या एकरूप या मानकीकृत परिवेक्षण को भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि किसी भी चीज़ का जब हमें लक्ष्य प्राप्त हो, यानी कि पता होता है, ठीक है, हमें लक्ष्य पता है कि हमें क्या पाना है, हमें किस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उस वो चीज़ जो होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और समय सारणी भी निर्धारित होना चाहिए, एक टाइम टेबल का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम कार्य को अपना पूरा करेंगे। नेक्स्ट है कि संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि एक संगठनात्मक चार्ट तैयार करना और एक अवधारणात्मक नक्शा तैयार करना, ये सारी रणनीतियाँ जो होती हैं वो अधिगम को और भी प्रभावी बनाती हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि उदाहरण के साथ साथ गैर उदाहरण के बारे में भी सोचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है कि हम उम्र साथी को समझना, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है कि अपने हम उम्र यानी कि पीयर ग्रुप्स के साथ उनको समझना, उनके साथ चीज़ों को सीखना, करना, इसे भी काफ़ी अच्छा माना जाता है अधिगम में। फिर है स्वयं से प्रश्न करना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। आखिर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? उसके और कितने सारे समाधान हो सकते थे? किन-किन तरीकों को अपनाकर हम चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि पियाजे की थ्योरी में कहा गया है कि बच्चा किस तरीके से अपने खुद से बात करके अपने कार्य को एक दिशा देता है, वाइगोत्स्की की थ्योरी में दिया गया है। तो इसलिए स्वयं से प्रश्न करना को काफ़ी बेहतर और अच्छा माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये पाँचों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसमें जो 5 ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँचों जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। कोरी पटियां या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, या एक निष्क्रिय प्राणी
जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, या ऑप्शन नंबर डी है कि लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। किस संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो बच्चे को एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखा जाता है तथा उन्हें वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चा जो होता है वो समस्या समाधानकर्ता होता है और वे वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं। एक कोरी पटियाँ या खाली स्लेट के रूप में नहीं होगा और ना ही बच्चा एक निष्क्रिय प्राणी है। बच्चा को हमेशा एक सक्रिय प्राणी के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो बिल्कुल गलत है। लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों में आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्कों की तुलना में कम है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। आप एग्ज़ाम में ये ध्यान में रखें कि जब भी आप क्वेश्चंस को करें तो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और चारों में जो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे आप उसी पर अपना टिक मार्क लगाएं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है? कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। तो ये भी सही नहीं है कि हम कक्षा को ऐसे ही छोड़ दें, बच्चे को कह दिया कि जिसको जैसे करना है वैसे ही करें। ये तो सहयोगात्मक अधिगम नहीं हो पाया। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, तो ये भी सही नहीं है। हाँ, ये क्या है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही लग रहा है कि सहयोगात्मक होना। सहयोगात्मक अधिगम में क्या होगा कि टीचर जो है वो सहयोगात्मक होंगे, बच्चों को सहयोग करेंगे जहाँ उनको आवश्यकता होगी और फिर उनके जो प्रत्येक समूह जो होंगे, उनको भी बीच-बीच में निगरानी करना कि आखिर उनको वो अपने कार्य को ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हों। तो ये भी सही नहीं है कि हम सिर्फ़ उसी समूह का सहयोग करेंगे जिसमें कि होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जिसमें अगर सामान्य बच्चे हैं तो उन पर हम ध्यान ही ना दें। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है कि टीचर एक मूक दर्शक बन के खड़े रहें और बच्चे जो करना चाहते हैं उनको करने दें। बल्कि टीचर को हमेशा बच्चों को सहयोग करना चाहिए, एक सहयोगात्मक अधिगम प्रदान करना चाहिए, ताकि बच्चों को अगर सहयोग के माध्यम से वो कार्य को बेहतर तरीके से कर सकें और उनके ग्रुप की निगरानी भी करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या होती हैं? शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न होती हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। बच्चे की गलतियां जो होती हैं वो रुकावट और विघ्न नहीं होती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम अनदेखा कर देंगे तो बच्चा क्या है, वो तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। गलतियों से ही तो बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है कि अगर बच्चा अगर गलती कर रहा है तो हम ये मान लेंगे कि उनका जो स्तर है वो वयस्कों से कम है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों की जो गलतियां होती हैं या उनकी जो गलत धारणाएं होती हैं वो कहीं न कहीं जो सीखने का एक पार्ट होती हैं। अक्सर हम गलतियों से ही बहुत चीज़ों को सीखते हैं। ऐसा बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि हम बड़ों के साथ भी होता है। कभी-कभी हम कुछ गलतियों के माध्यम से ही चीज़ों को सीख पाते हैं। तो गलती करना सीखने का एक पार्ट होता है। तो इसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम समझा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है, प्रतिमान कहा जाता है, मानसिक मैप कहा जाता है या मानसिक उपकरण कहा जाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पियाजे ने अपनी थ्योरी में स्कीमा के बारे में बताया है कि किस तरीके से बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा होता है, एक मेंटल सेट होता है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या है कि वो चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। यानी कि एक बच्ची है, ठीक है, बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। आइए अब हम नीचे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? साम्य धारण, संरक्षण, बुद्धि या समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि ये समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र है, जिसमें क्या है कि बच्चा अगर किसी चीज़ को अगर नहीं कर पाता है तो बच्चों को थोड़ा हेल्प दिया जाता है, जिससे कि हेल्प के माध्यम से क्या है कि बच्चा उस चीज़ को करने में सफल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि प्याज इसमें वाइगोस्की की थ्योरी में आपने देखा होगा कि इसे जेड-पी-डी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जब नहीं सीख पा रहा है, ठीक है, और जब टीचर के द्वारा उसको सहयोग दिया जाता है तो ये विकास का बीच का क्षेत्र होता है, जिसमें कि बच्चा क्या है कि एक सहयोग के माध्यम से उस कार्य को वो करना सीख जाता है। तो इसे ही जेड-पी-डी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आज हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से डेली हम सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है या उसके बाद भी आगे भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।